नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और विकास दुबे के खजांची पर कस सकता है शिकंजा। जय वाजपेयी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पासपोर्ट और हथियार लाइसेंस रद्द होगा जय वाजपेयी का। नजीराबाद और बजरिया थाने से मांगी गई है इस मामले में रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, विकास दुबे के खजांची पर अब शिकंजा कस सकता है। जय वाजपेयी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पासपोर्ट और हथियार लाइसेंस होगा रद्द। बातचीत करने के लिए अमित गंजू कानपुर से जुड़ गए। अमित, क्या खबर मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास दुबे का अंत हुआ और उसके बाद से उनके वो लोग जो उसको फाइनेंशियली मजबूत कर रहे थे या उसके साथ बिजनेस का ट्रांजैक्शन था, उसमें सबसे पहले जय वाजपेयी का नाम आया, जिसकी पूछताछ एसटीएफ की टीम कर रही है और इंटेलिजेंस भी लगी है इस पूरे मामले पे। नीलू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास पीएसओ थे अपने 4 और इसके अलावा अपने आर्म्स लेके चलता था। ये आर्म्स का लाइसेंस किसने इशू किया? वो थाना क्षेत्रों के बीच में 2 डिफरेंट आर्म्स इशू है। उसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी ने तत्काल प्रभाव से इनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। नजीराबाद एसएचओ और एसएचओ बजरिया से इसकी रिपोर्ट मांगी कि तत्काल इनके जो लाइसेंस हैं वो निरस्त किए जाएं और इनके साथ जो पीएसओ चलते थे उनकी डिटेल्स मंगाई गई हैं कि आखिर यूपीएचजी का होमगार्ड इसके साथ कैसे असला लेके चलता था और वो पीएसओ कौन है, कैसे एंटाइटल्ड हुआ, कितने असला मिले, यानी इस अपना शिकंजा कसती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेश की यात्राएं इसने दुबई, पटाया, थाईलैंड और ऐसी तमाम जगहें यात्राएं भी की हैं और 1 साल के अंदर 7 यात्राएं जो पिछले वर्ष में इंक्लूड की हैं, वो भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। उस पर भी एक जांच की जाएगी और ये निर्देश दिए गए हैं इसके पासपोर्ट और लाइसेंस निरस्त किए। बिल्कुल अमित, अभी तो फिलहाल पासपोर्ट और हथियार लाइसेंस के निरस्त करने की बात आ रही है, लेकिन अगर जय वाजपेयी की बात की जाए, बताया जाता है कि जो भी पैसे विकास दुबे कमाता था उसको कहां इन्वेस्ट करना है, जय वाजपेयी उसका पूरा लेखा जोखा रखता था। ऐसे में आप कह रहे हैं कि विदेश यात्रा भी कर चुका है जय वाजपेयी और कहा जा रहा है विकास दुबे की संपत्ति विदेशों में भी है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ अभी तो लाइसेंस और पासपोर्ट ही रद्द हुए हैं, आगे किस तरह से बेनामी संपत्ति कहां कहां पर है, कहां कहां पर पैसे लगे हैं, इस बात का भी खुलासा हो सकता है जय वाजपेयी से जब ईडी और एसआईटी पूछताछ करेगी तो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा नीलू जी, अब ईडी शायद कल कानपुर में कैंप करेगी और जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड था शनिवार को आने, मगर किसी वजह से ईडी की टीम यहाँ नहीं आई। लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी की टीम कल यहाँ रहेगी, जिसमें नजीराबाद और जो बजरिया थाना क्षेत्र में इसके 6 टावर, अपने 5 से 6 टावर बने, वो शख्स जो 2012 और 14 के बीच प्रिंटिंग प्रेस में 4500 से 5000 की नौकरी करता था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया। विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच 75 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और 6 बैंक्स का नाम आ रहे हैं। उन बैंक्स के नाम अभी डिस्क्लोज क्योंकि जांच का विषय इसलिए नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा कानपुर के अंदर 5.5 करोड़ से ज्यादा पैसा सूद ब्याज पर उठाया गया, जो विकास दुबे का बताया जा रहा है। और इस पैसे पे 2% से लेकर 5% तक के बीच उन लोगों के जो खराद का काम करते हैं, टेंडरीज का काम करते हैं, वो लोग जो ज्वेलरी का काम करते हैं और वो लोग जो हार्डवेयर मार्केट से जुड़े, यानी सिंडिकेट बहुत लंबा है। इसके अलावा आईपीएल का जो सट्टे में 5 करोड़ से ज्यादा के एक अमाउंट की बात भी जांच में सामने आई। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, कानपुर के अंदर जो बीसी चलती थी, जिसे बिजनेस पूरा कम्युनिटी कहते हैं, ये एक अधिकृत रूप से चला रहा था, जिसमें 75 लोगों के नाम भी आए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास है, उनके माध्यम से अगर पैसे की बात की जाए तो 2017 से लेके 2019। बिल्कुल अमित, तो कहा जा सकता है कहां कहां पैसे लगे थे विकास दुबे के, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? अब जब जय वाजपेयी से पुलिस पूछताछ करेगी, एसआईटी और ईडी पूछताछ करेगी, तो बहुत सारे खुलासे और हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर की घटना के बाद से अपराधियों के पकड़ने का दौर लगातार जारी है और इसी क्रम में देवरिया जिले की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपराधी विकास यादव को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और यह देवरिया पुलिस का टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में भी शामिल था। विकास के ऊपर लूटपाट, मारपीट जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज था। पुलिस ने विकास के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस भी बरामद किए हैं। जनपदों में टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है। इसी क्रम में जनपद देवरिया के टॉप 10 के अपराधी और 25,000 के इनामिया बदमाश विकास यादव की आज थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है और इस पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था।
गिरफ्तारी करके इसके कब्जे से एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और दिल्ली की बात करते हैं आप कि किस तरह से दिल्ली में एक ही बरसात में हाल बुरा हो जाता है। दिल्ली में मिंटो रोड पर जल भराव के कारण एक डीटीसी बस आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। बताया जा रहा है कि वहां पर फिलहाल तो दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे हैं ताकि बस में जो फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली एनसीआर में पिछले काफी समय से बरसात का इंतजार था और आज जब बारिश हुई, बारिश ने लोगों को राहत तो जरूर दी, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत बनकर भी ये बारिश आई। पहली बारिश में ही दिल्ली में जलभराव की स्थिति बन गई। दिल्ली के मिंटो रोड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर थी, शायद अब बस को निकाल लिया गया होगा, लेकिन जिस वक्त ये फंसी थी वहां पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे। जो लोग इसमें अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया जा रहा था, बस को वहां से हटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ही बरसात में दिल्ली का हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बरसात हो रही है, जिसके कारण दिल्ली के काफ़ी व्यस्त इलाके जो कि आवाजाही में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं वहाँ जलमग्न हो चुके हैं और जलमग्न होने के कारण काफ़ी इलाके व्यस्त हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आवाजाही स्टॉप हो चुकी है। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के मिंटो रोड का आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बस ब्रिज के नीचे डूब चुकी है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। ये रास्ता सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। सीपी के सर्कल को आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे किस तरीके से यहाँ पे रास्ते बंद हैं और पूरी जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बरसात का इंतज़ार कर रहे थे। मानसून की बारिश दिल्ली में नहीं हो रही थी। वैसे भारत के कई राज्यों में बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, मगर दिल्ली में बरसात ना होने के कारण यहाँ के लोग गर्मी से जूझ रहे थे, परेशान थे। कहीं ना कहीं मौसम अच्छा हुआ है तो लोगों को आज ठंडक मिली है, मगर ये जो नज़ारा ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस यहाँ जलमग्न है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। ऐसे में आज सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखा जाए तो कई दिनों से उमस भरी गर्मी हो रही थी, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया था, लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट आई है, लेकिन बारिश इतना जोरदार तरीके से हुई है कि पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो जगह जगह जलभराव की बात सामने आ रही है। मैं इस समय नोएडा महानगर में हूँ, नोएडा शहर में हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जल भराव है। यह देखा जाए तो यह दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मेन रोड है और यहाँ पे जो स्थिति आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और गाजियाबाद में भी आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित राणा ने। सावन का पावन महीना शुरू है, ऐसे में लगातार बारिश का भी माहौल यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में गर्मी का जो प्रकोप था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुबह से ही हो रही बारिश ने जहाँ एक और मौसम को सुहाना कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जो टू व्हीलर चालक हैं उन्हें वाहन चलाने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उनके मुताबिक 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में लोग बाग बेहद कम घर से निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग बाग घर से निकल रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरीके से उन्हें वाहन चलाने पड़ रहे हैं और भीगे तमाम यहाँ जो लोग हैं भीगे हुए हैं। उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, आज सावन का अगर बात की जाए, सावन में बारिश भी हो रही है, बाबा के दर्शन करने के आए थे? बाबा के दर्शन करने हम हर सोमवार को आते हैं। पिछले 19 साल से कांवड़ लगातार ला रहा हूँ, लेकिन इस बार नहीं, बीच में कांवड़ हमारे हुई नहीं है। अभी महानगर में से बारिश की मैं बात करूं, बारिश कुछ निजात मिली गर्मी से? नहीं, गर्मी से तो काफ़ी राहत मिली है बारिश से। तो आज तो 14 की जल है, 14 जल है और महादेव की कृपा है जो आज बारिश से हुई है और राहत भी बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल बारिश है और आज 14 का जल भी चढ़ाया जाना था। भगवान शिवरात्रि भोलेनाथ को जो जल चढ़ता है, शिवरात्रि भी है। ऐसे में जो बारिश हो रही है वो मौसम को और भी ज़्यादा सुहाना बना रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बारिश का खुशनुमा माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। बारिश हो रही है,
जो तपती जो गर्मी थी उससे अब राहत मिलना लाजमी है, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो लगातार जो दिन थे, पिछले कुछ दिन थे, उमस भरे दिन थे, लेकिन आज जो हो रही है बारिश, इससे लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और आज सुबह कन्नौज में एक सड़क हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। कन्नौज हादसे में अब 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 20 लोग इसमें घायल है। पहले बताया जा रहा था कि 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक शख्स की और इसमें मौत बताई जा रही है, यानी कुल आंकड़ा बढ़कर अब 6 हो गया है। 19 जख्मी है। बस और कार में ये भिड़ंत हुई थी और इसके बाद जो दोनों गाड़ियां थी वो गड्ढे में गिर गई थी। फिलहाल तो जो घायल हैं उनको इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता था कि बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहा था ये बस और सौरिक थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बातचीत करने के लिए लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, पहले ये खबर आ रही थी कि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, अब ये आंकड़ा बढ़ गया है, 6 तक पहुंच गया है। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य क्या अभी भी चल रहा है और जो घायल है उनको कहां भर्ती कराया गया है? देखिए, आपको बता दें, इसमें जो लोग घायल थे उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा और जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी और उनको सैफई मेडिकल कॉलेज और कानपुर भेजा गया है। इसके अलावा इस घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है और डीएम और एसपी को मौके पर जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ इस घटना में पहले 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, एक की मौत जो है वो सैफई मेडिकल कॉलेज में हुई है। इसके अलावा आपको बता दें करीब 6 लोग और जिनकी स्थिति काफी गंभीर है। फिलहाल इसमें जो है डीएम ने यहाँ के जो एआरटीओ को जांच भी दी है कि आखिर हादसा कैसे हुआ है। लोकेश तो क्या जितने लोग थे उनको सबको बस से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है? सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है? जी हाँ, जितने भी लोग वहाँ बस में सवार थे, कार में थे, सबको निकाल लिया गया है और साथ ही साथ घटना की जांच भी शुरू हो गई। अच्छा लोकेश, और ये पता चल पाया कि किस तरह से हुआ ये हादसा? जी, अभी तक ये जो संज्ञान में आ रहा है वो ये था कि बस जो है वो अनियंत्रित हो गई थी और एक्सयूवी कार से टकराई, जिसके बाद में ये एक्सप्रेसवे से सीधे नीचे दोनों गाड़ियां खड्ड में जाके गिर गई। जी लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ कन्नौज के पास और इसमें अब बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग इस वक्त घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत अब भी बताया जा रहा है कि गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। साथ ही जो सीएम योगी है उन्होंने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है और बताया जाता है कि जो बस थी वो अनियंत्रित होकर कार से टकराई और उसके बाद दोनों गाड़ियां जो एक्सप्रेसवे था उसके बगल में गड्ढा था वहां पर जाकर गिर गई। हालांकि अब सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जो भी घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अगर हम आपसे कहें कि गाय के गोबर से भी करोड़पति बना जा सकता है तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा हो सकता है। मेरठ की एक गौशाला गाय के गोबर से अब तक करोड़ों की कमाई कर चुकी है। कैसे ये मुमकिन कर दिखाया इन्होंने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गाय के गोबर से करीब ये समझें कि करीब 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से गाय के गोबर से हमारा विभिन्न उत्पादों से आमदनी हो जाती है और इसके अलावा गौमूत्र से जो हमारी आमदनी हो जाती है 15 से 20,000 रुपये महीने। जी हाँ, तो गाय के गोबर से भी करोड़पति बना जा सकता है। मेरठ के दिल्ली रोड पर स्थित इस गोपाल गौशाला ने कामयाबी की जो इबारत लिखी है वो प्रेरणादायी है। इस गौशाला में सड़कों पर घूमने वाली गायों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ सिर्फ गाय के दूध से ही नहीं बल्कि गाय के गोबर और गोमूत्र से अच्छी आमदनी की जाती है। दरअसल गोपाल गौशाला नाम की यह संस्था 111 साल पुरानी है। यहाँ गाय के गोबर से अगरबत्ती, धूप बत्ती, कंपोस्ट खाद और गाय के गोबर से ही कंडी बनाकर बेचा जाता है। गायों के गोबर से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, धूप बत्ती बनाई जाती है, अर्क बनाया जाता है और कई बीमारियों में लाभ देने वाली दवा बनाई जाती है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंपोस्ट खाद तैयार की जा रही है। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष
सब इसी काम में जुटे रहते हैं। ये काला सोना तैयार किया जाता है इन्हीं गायों की बदौलत, इसी गोबर की बदौलत। और तकरीबन 60 का स्टाफ यहाँ दिन रात जुटा रहता है, जो गायों की सेवा तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके गोबर से खाद बनाते हैं, उनके गोबर से धूप बत्ती बनाई जाती है। वर्तमान में यहाँ तकरीबन 750 गायों की देखभाल की जा रही है। इनकी न सिर्फ यहाँ देखभाल की जाती है, बल्कि यहाँ इनके गोबर से भी काला सोना पैदा किया जा रहा है। गाय के गोबर से सबसे पहले हमने जो है कंपोस्टिंग खाद, उसके अलावा हम बायो संयंत्र में उसको यूज लेते हैं, बायो संयंत्र में डाल करके और उससे जो है गैस बनाते हैं। और इसके अलावा उस गोबर को जो है गोकास्ट बना रहे हैं। इसके अलावा हम समिधा बनाते हैं जो गाय के पूजन हवन पूजन में काम आती है, या लोग अपने घरों में हवन पूजन करते हैं। इसके अलावा इससे धूप बत्ती बना रहे हैं। धूप बत्ती बना करके जो है लोग पूजन के लिए गाय के गोबर लेते हैं। गाय के गोबर से हम पंचगव्य बनाते हैं, गोबर, गोमूत्र, और घी, गाय की दही, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का गोमूत्र और गोमय, गाय के रस से पंचगव्य भी बनाते हैं, जो समय समय पर जिसको आवश्यकता के अनुसार लोग इसको यूज में लेते हैं। गौशाला में एक मशीन भी लगाई गई है, जिसके जरिए गोबर से कंडे, पतली लकड़ी और लठ बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है। गौशाला संचालकों ने गोवंश के मूत्र और गोबर के निस्तारण का वैज्ञानिक तरीका अपनाकर एक नई राह खोलने का अनुकरणीय प्रयास किया है। गौशाला संचालक न सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से गोबर का निस्तारण कर रहे हैं, बल्कि इसके आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। अगर डेयरी संचालक इन गौशालाओं से रत्ती भर भी सीख लें तो न सिर्फ गायों की रक्षा होगी, गायों के गोबर का उचित प्रबंध होगा, बल्कि उनके लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी गाय का गोबर मददगार साबित हो सकता है। नगर निगम को भी ऐसे डेयरी संचालकों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि गाय के गोबर के क्या क्या फायदे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और बुलंदशहर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिखर अग्रवाल प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान से हटा दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने शिखर अग्रवाल को हटाकर प्रेस रिलीज जारी किया है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर अग्रवाल। आज पता चला है कि वो शिखर अग्रवाल कोई किसी संस्था में बनाए गए। हमारे शहर के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी एक संस्था चला रहे होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं तो वहाँ गया था। उस संस्था का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो किसका मनोनयन कर रहे हैं, क्या उनके क्रियाकलाप हैं भारतीय जनता पार्टी का, उससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है उस संस्था का। पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है संस्था का। और पार्टी में आप देख रहे हो यहाँ तो स्वच्छता की राजनीति की जाती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसा सामाजिक तत्व या जिनके ऊपर कोई किसी तरह के केस हैं, हम तो उससे दूरी बना के वैसे रखते हैं। उस संस्था का ही लेना देना नहीं उस पार्टी। और पूरे मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा कि हत्या के आरोपी को बीजेपी ने अपना पदाधिकारी बना दिया, इस तरह से अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। वाराणसी में नेपाली युवक के सिर मुंडाने के मामले को पुलिस ने अब चौंकाने वाला खुलासा इसमें किया है। वाराणसी पुलिस का कहना है कि जिस युवक के साथ ये घटना हुई वो नेपाली नहीं बल्कि भारतीय है। उसका जन्म वाराणसी में हुआ है। पुलिस ने कहा कि युवक का आधार और वोटर आई कार्ड भी वाराणसी का ही है। आरोपियों को वो पहले से जानता था। युवक को अपने बाल को साफ कराने के एवज में 1000 रुपए भी मिले थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। और काशी में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने बनारसी साड़ी से जुड़े कोरोना को 20 जुलाई से 6 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया है। पहले लॉकडाउन और अब वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस कारोबारियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। खासतौर पर पूरे विश्व में अपनी पहचान रखने वाला बनारसी साड़ी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित है। कारोबारियों के मुताबिक देश विदेश में होने वाले कारोबार को अगर जोड़ दिया जाए तो ये नुकसान करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। भारत में जिस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, इससे विदेशों से मिलने वाली बनारसी साड़ियों के 60% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, तो कुल साड़ियों का व्यापार 25% पर सिमट गया है। इसलिए वाराणसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने 20 जुलाई से 6 अगस्त तक कारोबार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है।
तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि साहब इस रोजगार को पूरी तौर से बंद कर दिया जाए ताकि लोगों का मिलना जुलना रुके और किसी भी सूरत से ये संक्रमण का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। कारोबारियों के साथ इससे जुड़े बुनकर सबसे ज्यादा निराश हैं और परेशान भी, क्योंकि कोरोना ने उनके कंधे पूरी तरह से थाम दिए हैं। अब बुनकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जितने गरीब है सबकी यही परेशानी है, मजदूरों की परेशानी है और जो बिजनेस सब बंद हो रहा है, बराबर लपटा रहा है, सब लोग घबरा गया है, सारी से भाग रहा है। ये लॉकडाउन से जो करगे से बहुत से भाग कर पावर लूम में गए, अब कान पकड़ रहे हैं कि रिश्ता टाली खींच लेंगे, इसमें नहीं आएंगे। बड़े कारोबारी हो या बुनकर, कोरोना ने आर्थिक तौर पर सभी को बैकफुट पर ला दिया है। अब काशी के लोग बाबा विश्वनाथ से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव जल्द ही इस महामारी से लोगों को निजात दिलाए। और अब ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ रहा है और इस फैसले के बाद एक बार फिर बुनकरी का जो हुनर है और हुनर के जो हाथ हैं वो एक बार फिर बेबस होंगे और हुनर के हाथ एक बार फिर जो है रोटी के लिए जद्दोजहद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड।